बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबको खुद ही समझ आ जाएगी कि बेचारे अली इमरान का अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में किरदार हीरो का नहीं बल्कि जोकर का हो गया है। अब वो बस अपने साथियों को हंसाने और उनका जहनी तनाव ख़त्म करने के लिए साथ रखा गया है। इमरान ने जवाब दिया, वो भला इतनी आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। ये तुम पर आहर डिप्रेशन का दौरा क्यों पड़ गया है? सालिया और हावर, तुम बताओ कि क्या हुआ? जूली ने इस बार कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। मैंने तो बताया कि इस कमरे में दाखिल होने से पहले इमरान साहब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जहां दाखिल होते ही सूरत हाल पलट गई। सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, असल लीडर बल्कि लीडरानी जो नज़र आ गई है, और जाहिर है उसके बाद सितारों में रोशनी कहाँ रह सकती है। इमरान ने कहा, तो असल में तुम्हें मेरे लीडर बनने पर एतराज़ है। ठीक है, अब मैं लीडर बनकर दिखाऊंगी। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, खवातीन तो बनी बनाई लीडर होती हैं, मेरा मतलब है पैदाइशी लीडर, इसलिए तुम्हें बनने की क्या ज़रूरत है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सफदर तुम मालूम करो कि यहाँ मुहब्बरी करने वाली तंजीम कौन सी है। हमें फौरी तौर पर उस आर्थर का सुराख लगाना है कि वो टाबू से कहाँ चला गया। जूलिया ने सफदर से मुखातिब होते हुए कहा, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मैं बता देता हूँ कि कहाँ गया है। इमरान ने कहा तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। क्या तुम्हें मालूम है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या नहीं मालूम ये पूछो। इमरान ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, अच्छा बताओ कहाँ है वो? जूलिया ने कहा, रकम खर्च करना पड़ेगी। इमरान ने कहा तो जूलिया उसे इस तरह देखने लगी जैसे उसके सामने इमरान की बजाय कोई अजनबी बैठा हो। अरे अरे, इस अंदाज में मत देखो, ऐसी अजनबी नज़रें मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी नज़रों से देखना है तो तनवीर को देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा, तो फिर बताओ। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, रकम खर्च करना पड़ेगी, चलो कुछ रियायत कर देता हूँ। इमरान जैसे ढीठ भला इतनी आसानी से कहाँ काबू आने वाला था। मैं बता देती हूँ जूलिया, तुम हाँ इमरान को अहमियत देती हो। जूलिया के बोले से पहले सालिया बोल पड़ी, अरे अरे, तुम मेरे ग्रुप की हो, क्यों बगावत पर तुली हुई हो? इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। तुम बताओ सालिया। जूलिया ने सालिया से मुखातिब होकर कहा, आर्थर और बामन दोनों नाराज चले गए हैं। सालिया ने कहा तो इमरान ने इस तरह माथे पर हाथ रख लिया जैसे बिजनेस करने का कोई बड़ा मौका उसके हाथ से निकल गया हो। बुजुर्ग सच कहते हैं कि खातून को बिजनेस करना नहीं आता। अरे कुछ रकम कमाने दी होती, शाम को आइसक्रीम खाते, हाँ मुफ्त में बता दिया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या इमरान ने बताया था? जूलिया ने सालिया से मुखातिब होकर कहा, इमरान साहब ने मेरे सामने यहाँ मुहब्बरी करने वाले एक नेटवर्क के सरबराह से फ़ोन पर मालूमात हासिल की, उसका नाम लारेंस है। उसने इतला दी, उसके बाद इमरान साहब ने आपको फ़ोन किया और फिर हम यहाँ आ गए। सालिया ने जवाब दिया, तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जबकि तुम पर पाबंदी थी कि तुम मालूमात खरीदोगे नहीं। जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा, खरीदे तो वो जिसकी जगह जेब में रकम होगी। मेरे पास रकम होती तो मैं यूं हवार ना फिर रहा होता। ठाठ से अपने फ्लैट में बैठा आगा सुलेमान पाशा को नए से नए खाने पकाने का बादशाही आर्डर दे रहा होता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, क्या लारेंस ने तुम्हें मुफ्त ये मालूमात फ्राहम की हैं? जूलिया ने कहा, अगर वो मुफ्त मालूमात मुहैया करने लग जाए तो फिर उसका कारोबार तो चल पड़ा। इमरान ने कहा, तो फिर कैसे मिली ये मालूमात? जूलिया ने जिद होकर कहा, उधार में। मैंने सोचा कि चलो जाकर जूलिया से रकम वसूल करूँगा और कुछ अपने पास रखकर बाकी उसे दे दूँगा। चलो मिशन ना सही बिजनेस ही सही। लेकिन सालिया ने सारा स्कोप ही ख़त्म कर दिया। अब वो लारेंस अपना लठ लेकर मेरे पीछे भागेगा। इमरान ने कहा, फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, इमरान की जेब से सीटी की आवाज़ निकली तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। इमरान ने तेज़ी से जेब से एक लॉन्ग रेंज लेकिन साइज़ में छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, लारेंस कॉलिंग ओवर, यस प्रिंस अटेंडिंग ओवर। प्रिंस आप ड्राई करम फौरी तौर पर टाबू से चले जाएँ जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान और उसके साथी बेएहतियात चौंक पड़े। अरे क्यों? क्या टाबू जजीरा तबाह हो रहा है? इमरान ने कहा, एक खौफनाक बैनुल-अक़वामी तंजीम के एजेंट आपके पीछे लगे हुए हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात कर, मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सका, इसलिए आपके नाराग में मुझ पर किए गए एहसान के बदले में यही कर सकता हूँ कि आप 1 घंटे के अंदर टाबू छोड़ दें ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि आप लोग जहाँ से जा चुके हैं। प्लीज़ प्रिंस ओवर। लारेंस ने कहा, खौफनाक और बैनुल-अक़वामी तंजीम क्या मतलब? क्या वो इस कदर बदसूरत है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है प्रिंस, गुड बाय ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने भी मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे वापस जेब में डाल लिया। अब तुम्हें मालूम हो गया जूलिया कि मैंने मालूमात खरीदी नहीं। ये लारेंस पहले नाराक में रहता था, वहाँ मैंने अज़ाहिर हमदर्दी उसका एक छोटा सा काम किया जिसे वो अपने तौर पर बड़ा एहसान समझता है।
बहरहाल मुझे नाराग से मालूम हुआ कि लॉरेंस यहाँ है और वह मुखबिरी का नेटवर्क चला रहा है, तो मैंने उससे रब्ता किया और मुझे मालूम हो गया कि बामन और आर्थर दोनों टाबों से हंगामी तौर पर चले गए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि ब्लैक थंडर के एजेंट हमारे खिलाफ काम करने आ रहे हैं। ये लॉरेंस उन्हीं के बारे में इतला दे रहा था, कैप्टन शील ने कहा। हाँ, और अब लॉरेंस की काल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि उन्हें स्नाकी में हमारी कारगुजारी का इल्म हो गया है, तो उन्होंने बामन और आर्थर को फौरी तौर पर यहाँ से नाराग भिजवा दिया और यकीनन अब मामला उस सेक्शन हेडक्वार्टर ने बराह रास्त अपने हाथ में ले लिया है। ये छोटा सा जजीरा है, इसलिए उनका ख्याल होगा कि वो जहाँ ज़्यादा आसानी से हमें घेर लेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन क्या उन एजेंटों को सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में इल्म होगा? जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। ब्लैक थंडर इंतहाई खुफिया तंजीम है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन अगर उन्हें इल्म नहीं, तो फिर आर्थर और बामन को कैसे इल्म हो सकता है? अगर उन्हें इल्म नहीं था तो उन्होंने उन दोनों को क्यों यहाँ से नाराग भिजवाया? जूलिया ने कहा। तो सबके चेहरों पर तहसीन के तासुरात उभर आए, क्योंकि जूलिया की बात में वाकई बेहद वजन था। मेरा ख्याल है कि ऐसा सिर्फ बामन और आर्थर को बचाने के लिए किया गया है, इमरान ने कहा। लेकिन बामन ने यह फार्मूला लामहला अपने चीफ आर्थर को दिया होगा और आर्थर ने उसे सेक्शन हेडक्वार्टर भिजवाया होगा, इसलिए बामन को चाहिए मालूम हो ना हो तो आर्थर को बहरहाल मालूम होगा, जूलिया ने कहा। कमाल है, लीडर बनते ही तुम्हारे जहन के सारे हुलियात ने बैक वक्त काम करना शुरू कर दिया। ये बात तो वाकई मेरे जहन में भी नहीं आई। फिर तो मुझे वाकई लॉरेंस की बात पर अमल करना होगा और नाराग में जाकर आर्थर को तलाश करना होगा, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि उन एजेंटों को बहरहाल ये तो मालूम होगा कि आर्थर को कहाँ भेजा गया है, और हो सकता है कि आर्थर को उनकी पनाह में दे दिया गया हो, इसलिए उनसे मालूम किया जा सकता है। वरना नाराग कोई छोटा सा शहर नहीं, इंसानों का जंगल है, वहाँ से उनका पता करना मुश्किल है, सफदर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है सफदर, इसलिए ये तय हो गया कि उन एजेंटों को घेरा जाए, जूलिया ने हतमी और फैसलाकुन लहजे में कहा। तो फिर हमें इजाज़त दो, क्योंकि आर्थर के बारे में मालूमात हासिल करना तुम्हारा काम है, हमारा काम तो बामन के बारे में मालूम करना था और हम नाराग जाकर ये काम कर लेंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। बैठ जाओ, अब तुम लीडर नहीं, मैं लीडर हूँ, और ये ग्रुपिंग जो मैंने बनाई थी अब मैं उसे ख़त्म करती हूँ। आर्थर और बामन अलग-अलग नहीं, इसलिए अगर आर्थर के बारे में हमें मालूम हो जाएगा तो बामन के बारे में भी मालूम हो जाएगा, जूलिया ने संजीदा लहजे में कहा। यस माय लीडर, हुक्म की तामील होगी, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। बाकी साथियों के चेहरों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। ये लॉरेंस कहाँ रहता है? हमने उसे घेरना है, क्योंकि उन एजेंटों ने उससे ही रब्ता करना है, जूलिया ने कहा। जहाँ का मशहूर क्लब है लॉरेंस क्लब, वो उसका मालिक भी है और जनरल मैनेजर भी, इमरान ने बड़े सादतमंदाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो चलो उठो, हमने वहाँ रेड करना है, जूलिया ने उठते हुए कहा। अरे तेज़ रफ्तारी वैसे भी अच्छी नहीं होती और इस कदर तेज़ रफ्तारी तो कतन अच्छी नहीं होती। अगर हमने जाकर लॉरेंस को पकड़ लिया तो एजेंट उससे रब्ता ही नहीं करेंगे, उन्हें रब्ता करने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो हमारी सीमा पर पहुंच जाएं तो उस वक्त हम हरकत में आएँ, जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। ना भी अक्लमंद नहीं, ये लॉरेंस के ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी से उस होटल का खोज लगा ले। अलबत्ता ये हो सकता है कि हम यहाँ से दो आदमी जाकर लॉरेंस क्लब में लॉरेंस की निगरानी करें। ये एजेंट लामहला लॉरेंस के ऑफिस में उससे मिलेंगे या फ़ोन पर उससे रब्ता करेंगे, तो फ़ोन भी कैच हो सकता है और ऑफिस की निगरानी भी हो सकती है। इस तरह उन एजेंटों का पता चल जाएगा तो हम उनके सिरों पर पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। ओके ठीक है, फिर तुम सालिया और हावर ये काम करेंगे और मैं ये सबमिट रिपोर्ट मुझे देनी है, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी, जूलिया ने कहा। कैसी रिपोर्ट? इमरान ने चौंक कर पूछा। यही कि ये एजेंट कहाँ और कितनी तादाद में है, जूलिया ने कहा। ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें रिपोर्ट, आओ सालिया और हावर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही सालिया और हावर भी उठ खड़े हुए, फिर वो तीनों कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। मिस जूलिया, इस तरह काम नहीं चलेगा, अचानक कैप्टन शील ने कहा। क्या मतलब? जूली ने चौंक कर पूछा। जिस तरह आप इस मिशन को मुकम्मल करना चाहती हैं, हमारा मिशन ब्लैक थंडर के खिलाफ है और ये एजेंट अगर ब्लैक थंडर के एजेंट हैं तो फिर ये इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हैं। उनके पास जदीद तरीन मशीनरी भी होगी और जिस तरह इमरान साहब को अलहदा कर दिया गया है, इमरान साहब ने वाकई आपको रिपोर्ट देने के बाद सिर्फ तमाशा देखना है, कैप्टन शील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जब वो खुद ही लीडर नहीं बनना चाहता तो क्या मैं उसके सर पैर पकड़ लूँ, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। असल में हम सब ने मजाक में ये सारी बातें कर डाली और मुझे हैरत है कि चीफ ने क्यों हमारी बात मान ली। इमरान के बगैर हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी जहानत, उसका तजुर्बा, उसके ताल्लुकात, ये सब मिलकर ही हमारी कामयाबी का हामिल बनता है। हमें अब वाकई चीफ से बात करना होगी, वरना हम इस मिशन में नाकाम रह जाएंगे और आप सब जानते हैं कि नाकामी का क्या नतीजा निकलेगा। कैप्टन शील ने अपनी बात पर मज़ीद होते हुए कहा। नहीं, मिशन के दौरान चीफ से बात की जाए तो चीफ का रद्द-ए-अमल बेहद सख्त होता है। मेरा ख्याल है कि अगर तनवीर इमरान से दरख्वास्त करे तो इमरान मान जाएगा, सफदर ने कहा।
पाकिशा के मुफाद के हाथ इमरान से दरखास्त किया उसके पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये सोच लो कि इमरान फिर हमेशा हमारा मजाक उड़ाता रहेगा। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अब जब तक हम इमरान पर ये साबित ना कर दें कि हम उससे बरतर नहीं हैं तो बराबर सलाहियतें ज़रूर रखते हैं, उस वक्त तक मामला सीधे नहीं हो सकते। जूलिया ने कहा, ये बात इमरान भी तस्लीम करता है कि हम सब बेपनाह सलाहियतें रखते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हम में से कोई भी इसके बगैर टारगेट की तरफ नहीं बढ़ सकता। अब देखिए, हम यहाँ घूमते रहे लेकिन हमें मुहर्री करने वाले नेटवर्क से रब्ता करने का ख्याल ही नहीं आया। और इमरान ने ना सिर्फ रब्ता कर लिया बल्कि वो लारेंस से उसका एहसानमंद भी निकल आया। और अब लारेंस की वजह से ही हमें ये मालूम हुआ कि ब्लैक थंडर के एजेंट यहाँ आए हैं, वरना हमें इल्म ही ना होता। सफदर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तय कर लें कि हमने इमरान की उंगली पकड़ कर आगे नहीं बढ़ना बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना है। कैप्टन शील ने कहा, ये रास्ता ही तो समझ में नहीं आता, वरना अब हम बहरहाल बचे तो नहीं। सफदर ने कहा, तो फिर मेरी बात सुने, हमें उन एजेंटों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, इमरान जाने और ये एजेंट जाने, हमें बराह रास्त सेक्शन हेडक्वार्टर का पता चलाना है। कैप्टन शील ने कहा, बात तो फिर घूम फिर कर वहीं आ गई कि किस तरह पता चलाएं। जूली ने जिद होते हुए कहा, अगर आप मेरी बात माने तो मेरे जहन में एक हल मौजूद है। कैप्टन शील ने कहा, क्या? जूलिया ने कहा, और बाकी साथी भी बेएहतियात चौंक पड़े। हमें सुना कि जाना होगा वहाँ आर्थर के ऑफिस के किसी भी आदमी को पकड़कर हम उससे मालूम कर सकते हैं कि बामन से मिलने वाला फार्मूला उस आर्थर ने किस जरिए से और कहाँ भिजवाया है। मुझे यकीन है कि हमें कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाएगा। कैप्टन शील ने कहा, अरे हाँ, वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि आर्थर के पर्सनल सेक्रेटरी को उसका लाजमन इल्म होगा। जूलिया ने कहा, तो सबने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के ठीक है, चलो उठो, हम ये कमरे छोड़कर अभी चार्टर्ड तैयारी से वापस सुनाकी पहुंचते हैं, जहां एजेंट जाने और इमरान जाने हमें वाकई अजूद काम करना है। जूलिया ने कहा तो सब सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। इमरान, सालिया और हावर तीनों लॉरेंस क्लब के हाल में बैठे थे। वो तीनों ही वेस्टर्न कॉमन के बाशिंदों के मेकअप में थे और चूँकि इस क्लब में सिवाय शराब की और कोई चीज़ सर्व ही नहीं की जाती थी और वेस्टर्न कॉमन के बाशिंदों के रूप में वो शराब से इनकार किसी सूरत ना कर सकते थे, इसलिए इमरान ने क्लब जाने से पहले मेडिकल स्टोर से वो गोलियाँ हासी तादाद में खरीद लीं जो अगर शराब में डाल दी जाएँ तो शराब में ना सिर्फ नशे का अंसर ख़त्म हो जाता था बल्कि उसकी करवाहट भी ख़त्म हो जाती थी और वो सिर्फ रंगदार पानी रह जाता था। इस वक्त भी उनके सामने शराब के जाम मौजूद थे जिनमें उन्होंने गोलियां डाल रखी थी और वो उसकी चस्कियां ले रहे थे, लेकिन उन्हें जहां बैठे हुए आधा घंटा गुजर गया, इसके बावजूद ये जाम आधे भी नहीं पिए गए थे। वो कभी कभार जाम उठाकर उसकी हल्की सी चुस्की लेते, फिर जाम रखकर बातों में मसरूफ़ हो जाते। वो स्याहों के मखसूस अंदाज में ग्रेटलैंड की ज़ुबान में ही बातें कर रहे थे और उनकी बातें भी टाबों की सियाहत के बारे में थी कि अचानक इमरान दरवाजे की तरफ देखते हुए चौंक पड़ा। उसे चौंकता देखकर साले और हावर भी चौंक पड़े। दरवाजे में से एक जोड़ा अंदर दाखिल हो रहा था और ये दोनों ही फानलैंड के बाशिंदे लग रहे थे। क्या आप इन्हें देखकर चौंके हैं? सालिया ने पूछा। हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। मर्द का नाम स्टोन और औरत का नाम कैरन है। ये दोनों एक्रीमा की खुफिया एजेंसी के बड़े मशहूर एजेंट हैं। स्टोन से मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उस दौरान वो दोनों काउंटर पर पहुंचे, फिर काउंटर से एक सुपरवाइज़र उन्हें साथ लेकर दाएं हाथ पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया और इमरान पहले ही वेटर के ज़रिए मालूम कर चुका था कि लॉरेंस का ऑफिस उसी राहदारी में है। तो स्टोन और कैरन ने तरक्की कर ली कि बीटी के सेक्शन एजेंट बन गए हैं। बहुत खूब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या करना है? सालिया ने पूछा। आओ बाहर चलें, हमने अब इन दोनों की निगरानी करनी है। हो सकता है कि इनके साथी बाहर मौजूद हो, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से निपटने के लिए यहाँ आए हैं तो फिर लामहला उनका ग्रुप भी साथ होगा, इमरान ने कहा। लेकिन हमारे पास तो कारी नहीं, टैक्सी में कैसे निगरानी करेंगे? हावर ने जवाब दिया। ओह हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो इन्हें जाने दो, लॉरेंस से मालूम कर लेंगे। लॉरेंस ऐसे मामलात में बेहद तेज़ है, उसने पहले ही उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी, इमरान ने कहा। तो साले और हावर ने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों उस राहदारी में से वापस आए। उन्होंने एक नज़र हाल पर डाली, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान ने इस दौरान ना सिर्फ जाम उठाकर मुँह से लगा लिया बल्कि उसकी नज़रें भी उनकी तरफ ना थी। आओ अब लॉरेंस से दो बातें कर ले, इमरान ने उनके बाहर जाने की कुछ देर बाद कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर एक जाम के नीचे रख दिया। चंद लम्हों बाद वो काउंटर पर पहुंच गए। लॉरेंस से बात कराओ, मेरा नाम माइकल है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। क्या बॉस आपसे वाकिफ़ हैं? काउंटर मैन ने पूछा। से प्रिंस ऑफ ढम्ब का हवाला दे देना, इमरान ने कहा। प्रिंस ऑफ ढम्ब? काउंटर मैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, उसकी टिप पर ही हम आए हैं, इमरान ने कहा। तो काउंटर मैन ने इस बात में सर हिलाया, फिर रिसीवर उठाकर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। लाउडर का बटन प्रेस कर दो, इमरान ने कहा। तो काउंटर मैन ने चौंक कर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस। दूसरी तरफ से लॉरेंस की आवाज़ सुनाई दी। काउंटर से जॉनसन बोल रहा हूँ बॉस, एक साहब आए हैं, उनका नाम माइकल है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टिप के तौर पर प्रिंस ऑफ ढम्ब का हवाला दिया जाए। काउंटर मैन ने कहा। क्या अकेले हैं वो?
दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। उनके साथ एक खातून और एक साहब और भी हैं। वेस्टर्न कॉमन के लोग हैं ये तीनों। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है भिजवा दो। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर जॉनसन ने ओके कहकर रिसीवर रखा और साइड पर खड़े हुए एक नौजवान को इशारे से बुलाया। उसके सीने पर सुपरवाइज़र का बैज लगाते उन्हें बॉस के ऑफिस में छोड़ा। काउंटरमैन ने सुपरवाइज़र से कहा, यस सर। आइए जनाब, सुपरवाइज़र ने कहा और राहदारी की तरफ मुड़ गया। इमरान, सालिया और हावर उसके पीछे उस राहदारी की तरफ बढ़ गए। राहदारी में 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। 2 राहदारी के आगाज़ में ही खड़े थे, जबकि 2 राहदारी के आखिर में और एक दरवाजे के बाहर मौजूद था। लेकिन सुपरवाइज़र के साथ होने की वजह से उन्होंने कोई मुदाखलत ना की। अंदर चले जाइए, बॉस मौजूद हैं। दरवाजे के करीब पहुंचकर सुपरवाइज़र ने कहा, थैंक यू। इमरान ने कहा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे सालिया और हावर भी अंदर दाखिल हो गए। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बैठा था। उसके चेहरे से लगता था कि उसकी सारी ज़िंदगी जुरान पेशा अफराद के दरमियान ही गुजरी है। मेरा नाम लॉरेंस है, उस आदमी ने उठे बगैर बड़े स्पार्ट से लहजे में कहा। अलबत्ता उसकी तेज़ नज़रें इमरान और उसके साथियों पर जमी हुई थी। तुमने मशवरा तो दे दिया था लेकिन कराया नहीं भिजवाया, इसलिए खुदाना पड़ा है मुझे, इमरान ने कहा। तो इस बार लॉरेंस बेएहतियात उछल कर खड़ा हो गया। अरे आप प्रिंस, आप, और आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको पहचान ही नहीं सका। लॉरेंस ने जल्दी से मेज़ की साइड से निकलकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर तुम पहचान लेते तो फिर ब्लैक थंडर के एजेंट स्टोन और कैरन भी पहचान लेते, क्योंकि जब वो तुमसे मिलने आए और फिर जब वापस गए तो हम हाल में ही मौजूद थे। इमरान ने इसे मुसाफिहा करते हुए कहा। तो लॉरेंस ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। फिर उसने हावर से मुसाफिहा किया, जबकि सालिया कुछ फासले पर मौजूद सोफे पर इस तरह बैठ गई कि जैसे उसे लॉरेंस से मुसाफिहा करने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। फिर लॉरेंस ने भी उसकी तरफ ध्यान ना दिया और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इमरान और हावर दोनों मेज़ की दूसरी साइड पर मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। तो आप उन्हें पहचानते हैं? लॉरेंस ने कुर्सी पर बैठकर हैरत भरे लहजे में कहा। उन्हें ज़ाती तौर पर तो पहचानता हूँ, लेकिन ये इंकशाफ मुझ पर पहली बार हुआ कि अब उनका ताल्लुक ब्लैक थंडर से है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अब उनका ताल्लुक ब्लैक थंडर से है और वो उसकी सुपर एजेंट है। लॉरेंस ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें अपना तारुफ कराया? तुम्हें वैसे ही मालूम था? इमरान ने कहा, कैरन से मेरी वाकफियत है। नाराक और स्नाकी में अक्सर उससे मुलाकातें रहती थी और मुझे कैरन के बारे में मालूम है कि उसने ब्लैक थंडर को ज्वाइन कर लिया और चूँकि कैरन स्टोन की बीवी है इसलिए लामहाला स्टोन का भी ब्लैक थंडर से ताल्लुक होगा। लॉरेंस ने जवाब दिया। तुमने उन्हें हमारे बारे में क्या बताया? इमरान ने पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि आपने मुझसे आर्थर और बामैन के बारे में मालूमात हासिल की और मैंने आपको ट्रांसमीटर पर कह दिया कि आप टाबू से चले जाइए। मैंने उन्हें बता दिया कि आपके एहसान की वजह से मैं ये इतला देने पर मजबूर था। लॉरेंस ने जवाब देते हुए कहा, हमारे बारे में तुमने उन्हें मज़ीद क्या क्या बताया? इमरान ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया कि आपने मुझसे ट्रांसमीटर पर बात की और आपकी फ्रीक्वेंसी मैंने उन्हें बता दी। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस बात का पता चलाऊं कि क्या वाकई आप टाबू से चले गए हैं या नहीं। अगर नहीं गए तो कहाँ मौजूद हैं? लॉरेंस ने कहा, लेकिन तुम उन्हें कह सकते थे कि वो मुझसे फ्रीक्वेंसी पर खुद बात कर लें। इमरान ने कहा, मैंने उन्हें कहा था लेकिन उनका कहना है कि वो बराह रास्त आपसे रब्ता नहीं करना चाहते। लॉरेंस ने जवाब दिया। अब तुमने कहाँ रिपोर्ट देनी है उन्हें? इमरान ने पूछा। वो विक्टर्स कॉलोनी में कोठी नंबर 8 ए ब्लॉक में रिहाइश पजीर हैं। लॉरेंस ने जवाब दिया। उनका फ़ोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा। तो लॉरेंस ने फ़ोन नंबर भी बता दिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फ़ोन करूँ अपनी तरफ करके उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लॉरेंस फ़ोन बेंचे खामोश बैठा था। ये रब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। स्टोन में अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुमने लॉरेंस की मेज़ के नीचे इंतहाई ताकतवर वायरलेस डिक्टाफोन चिप्सा किया, इसलिए लॉरेंस और मेरे दरमियान होने वाली तमाम बातचीत तुम तक पहुँच रही होगी। लॉरेंस बेचारा हम दोनों के दरमियान फंस गया, वरना शायद वो इतनी आसानी से मुझे ये सब कुछ ना बताता और ना ही तुम दोनों को हमारे बारे में कुछ बताता। अगर तुम वक्त दो तो मैं अपने साथियों से मैं तुम्हारी रिहाइश गाह पर आ जाऊँ, वहाँ तफसील से बातचीत हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम्हारे सेक्शन हेडक्वार्टर इस बात पर इसरार करे कि तुमने हमारा हाथ ना करना है तो ठीक है, लड़ेंगे, वरना मुझे यकीन है कि हमारे और सेक्शन हेडक्वार्टर के दरमियान मामला इस अंदाज में तय पा जाएंगे कि हमें लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ठीक है आ जाओ, पता तो तुम्हें लॉरेंस ने बता ही दिया है। दूसरी तरह से कहा गया, गो हम ज़बरदस्ती मेहमान बन रहे हैं, लेकिन उम्मीद है तुम दोनों मियाँ बीवी भी अच्छे मेज़बान साबित होगे। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तो उन्होंने यहाँ डिक्टाफोन लगा दिया था? लॉरेंस ने कदरे बिगड़े हुए लहजे में कहा। बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है लॉरेंस, वो बहरहाल तरबियत याफ्ता एजेंट हैं। उन्हें तुम्हारी बातों से मालूम हो गया कि तुम बहरहाल रब्ता करें कि हम तुमसे, इसलिए उन्होंने डिक्टाफोन लगा दिया। इमरान ने कहा और मेज़ के नीचे हाथ बढ़ाकर उसने डिक्टाफोन उतारा और लॉरेंस को दिखाकर उसे महसूस अंदाज में झटका देकर उसे ऑफ कर दिया, फिर उसे जेब में डाल लिया। ये मैं उन्हें तोहफे के तौर पर पेश करूँगा, हादसा कीमती है और तुम्हारे लिए अकेला बटन बेकार है। इमरान के उठते ही सालिया और हावर भी उठ खड़े हुए।
इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी निकालकर लॉरेंस की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? लॉरेंस ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात उभर आए थे। सुनो, डिक्टाफोन मैंने ऑफ कर दिया, इसलिए अब स्टोन और कैरन को ये मालूम नहीं कि हमारे दरमियान क्या बात हुई है। ये रकम मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ये मालूम करना है कि स्टोन और कैरन का ताल्लुक ब्लैक थंडर के किस सेक्शन हेडक्वार्टर से है, और मुझे मालूम है कि तुम्हारे ज़राए ऐसे हैं कि तुम ये बात मालूम कर सकते हो, और जाहिर है उस पर तुम्हें रकम खर्च करना पड़ेगी, इसलिए ये रकम दे रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा। लॉरेंस ने गड्डी लेकर उसे मेज की दराज में रखते हुए कहा। मैं फ़ोन पर तुमसे मालूम कर लूँगा, गुड बाय, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। ये इमरान ब्लैक थंडर से क्या डील करना चाहता है? कैरन ने होंठ चबाते हुए कहा। देखो, आएगा तो पता चलेगा, स्टोन ने जवाब दिया। ये इंतहाई अय्यार आदमी है, ऐसा ना हो कि उल्टा हमारे लिए कोई मसला बन जाए। कैरन ने कहा। मैं जानता हूँ उसे, बहरहाल बेफिक्र रहो, वह वैसे शरीफ आदमी, अगर कोई मसला हुआ भी सही तो खुलकर बात हो जाएगी, स्टोन ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद कालबेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों चौंक कर सीधे हो गए। उन्होंने चूँकि मुलाजिम से कह दिया था कि वो आने वालों को यही सीटिंग रूम में ही ले आएँ, इसलिए उन्हें मालूम था कि इमरान और उसके साथी यहाँ ही आएंगे। और चंदम बाद सीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और वेस्टर्न कामन के 3 बाशिंदे एक के बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए। उनमें एक औरत थी। स्टोन और कैरन दोनों खड़े हुए। अरे आप लॉरेंस क्लब के हाल में मौजूद थे? मैंने आपको वहाँ देखा था, लेकिन मेरे जहन में भी ये ख्याल ना था कि आपने वेस्टर्न कामन के बाशिंदों का मेकअप कर रखा होगा। मेरा ख्याल था कि आप एक्रीमेंट मेकअप में होंगे, स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मजबूरी थी स्टोन, क्योंकि मेरी साथी खातून को एक्रीमेंट खवातीन पसंद नहीं, इमरान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। ना उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया और ना ही स्टोन ने। इमरान के बैठते स्टोन और कैरन भी बैठ गए। इसके साथ ही इमरान के दोनों साथी भी कुर्सियों पर बैठ गए। देखो स्टोन, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो और तुम्हारा मेन हेडक्वार्टर भी। शायद जिस सेक्शन हेडक्वार्टर से तुम्हारा ताल्लुक है उसने मेन हेडक्वार्टर से इजाज़त लिए बगैर पाकिस्तान में मिशन मुकम्मल किया और राडार का एडवांस फार्मूला बामन ले जाने में कामयाब हो गया। मुझे मालूम है कि ब्लैक थंडर के पास फार्मूला जाने से वो पाकिस्तान के किसी दुश्मन मुल्क के पास नहीं जा सकता, ना ही पाकिस्तान को बराह रास्त ब्लैक थंडर से कोई खतरा है। लेकिन ये फार्मूला पाकिस्तान के एयर डिफेंस के लिए इंतहाई अहम है, इसलिए अगर तुम अपने सेक्शन हेडक्वार्टर से बात करो और उसे मेरी तरफ से ऑफ़र दे दो कि वो फार्मूले की कापी बेशक रख ले, मगर फार्मूला हमें वापस कर दे, तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि बामन ने हमारे मुल्क के एक इंतहाई काबिल साइंसदान डॉक्टर शफीक को हलाक किया, और हम ब्लैक थंडर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, वरना दूसरी सूरत में हमें बहरहाल ये फार्मूला वापस हासिल करना है। जाहिर है ऐसी सूरत में सेक्शन हेडक्वार्टर और वो लिबर्टी जहाँ ये फार्मूला भेजा गया होगा हमें तबाह करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि हम उस रोज़ की वारदातों से बचने के लिए ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर के खिलाफ काम शुरू कर दें और फिर ब्लैक थंडर का सारा मंसूबा हाथ में मिल जाए, इस पर वो गुज़श्ता कई सालों से खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम बैक वक्त धमकियाँ भी दे रहे हो और मुसारे हद की बात भी कर रहे हो, ये दोनों बातें कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? स्टोन ने मुँह बनाते हुए कहा। ये धमकियाँ नहीं, हक़ाइक़ हैं। इसके जवाब में तुम्हें तुम्हारा सेक्शन हेडक्वार्टर कह सकता है कि वो मुझे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर सकता है, और मुझे उनके इस तरह कहने पर कोई एतराज़ ना होगा, क्योंकि बहरहाल ये भी हक़ाइक़ है क्योंकि वो ऐसा करने की कोशिश तो कर सकते हैं। इमरान ने कहा। ठीक है, हम तुम्हारा पैगाम पहुंचा देंगे। जवाब तुम्हें कहाँ बताया जाए? स्टोन ने कहा। मेरी ज़ाती फ्रिक्वेंसी तुम्हें लॉरेंस ने बता दी है, तुम उस पर मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि पैगाम ज़रूर पहुँचा देना, अपने तौर पर जवाब ना दे देना, वरना मामला तुम्हारे खिलाफ भी जा सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम तब तक टाबू में ही रहोगे? स्टोन ने पूछा। हाँ, जाहिर है, इमरान ने कहा। चलो ठीक है, स्टोन ने जवाब दिया तो इमरान ने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे से जेब से डिक्टाफोन का बटन निकाल कर मेज़ पर रख दिया, जो स्टोन ने लॉरेंस के ऑफिस टेबल के नीचे लगाया था। ये मैं ले आया हूँ क्योंकि यह हादसा कीमती है, लॉरेंस उसे ज़ाया कर देता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे उठाई हुई थी जिससे मुकामी मशरूब की बोतलें टिश्यू पेपर में लिपटी हुई थी। उसने बोतलें मेज़ पर रखी और खामोशी से वापस चला गया। मुझे मालूम है कि तुम शराब नहीं पीते, इसलिए मैंने ये मशरूब खसूसी तौर पर मंगवाया है। स्टोन ने एक बोतल उठाकर खामोश बैठी हुई कैरन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया, वैसे एक बात है, मुझे तुम्हारी खुशबख्ती पर वाकई रश्क आता है। इमरान ने बोतल उठाते हुए कहा तो इमरान के साथियों ने भी एक एक बोतल उठा ली। खुशबख्ती क्या मतलब? स्टोन ने चौंक कर पूछा। कैरन बीवी होने के बावजूद जिस तरह खामोश रहती है, ये वाकई आलमी रिकॉर्ड है, और ऐसी खामोश बीवी का शोहर होना शायद खुशकिस्मती की इलामत है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो स्टोन बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं इसलिए खामोश रहती हूँ मिस्टर इमरान कि मैं बातों से ज़्यादा एक्शन पर यकीन रखती हूँ। जब एक्शन का आगाज़ होगा तो मुझे स्टोन से बहुत आगे पाओगे, कैरन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन स्टोन के सर पर तो बाल बता रहे हैं कि तुम एक्शन भी पसंद नहीं करती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो स्टोन और कैरन दोनों चौंक पड़े। उन दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। सर के बाल क्या मतलब? स्टोन ने हैरत भरे लहजे में कहा।
एक्शन में तेज़ रफ्तारी के मालिक बीवियों के शौहर तो गंजे हो जाया करते हैं। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा तो कमरा यकलहत कैरन और स्टोन की कहकहों से गूंज उठा। बहुत खूब, फिक्राबाजी में तुम बहुत आगे हो। बहरहाल मेरा मकसद उस सेक्शन से था जिसके बाद फिक्रा चुस्त करती हुई ज़ुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाया करती है। कैरन ने इमरान पर तंज करते हुए कहा। इसके बावजूद स्टोन बोल रहा है, बड़ी हिम्मत है उसकी। बहरहाल ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसलिए कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता। अब हमें इजाज़त। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही साले और हावर भी उठ खड़े हुए। फिर वो दोनों इमरान और उसके साथियों को गेट तक छोड़ने आए और उनके जाने के बाद वो दोनों एक बार फिर सीटिंग रूम में बैठ गए। अब बताओ क्या किया जाए, स्टोन ने कुर्सी पर बैठते हुए कैरन से मुखातिब होकर कहा। उसके लहजे में बेहद संजीदगी थी। क्या मतलब, कैरन ने चौंक कर कहा। मतलब कि सेक्शन हेडक्वार्टर पैगाम भिजवाया जाए या नहीं, स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पैगाम तुम्हें भेजना होगा। मुझे यकीन है कि सेक्शन हेडक्वार्टर तक हमारी इस मुलाकात की रिपोर्ट पहुंच जाएगी। अगर तुमने पैगाम ना दिया तो यही समझा जाएगा कि हम बीटी के दुश्मनों से मिल गए हैं, कैरन ने जवाब दिया। और वाकई, वरना तो मैं सोच रहा था कि अपनी तरफ से जवाब देकर इनका खात्मा कर दिया जाए, स्टोन ने कहा। उसके साथ उसने जेब से सिगरेट गैस टाइप स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला, उसका एक बटन प्रेस कर दिया। क्योंकि वो पहले सेक्शन हेडक्वार्टर से रब्ता कर चुका था और उसने उसे डी ऑपरेट नहीं किया था, इसलिए रब्ता मौजूद था और अब उसे सिगरेट बदलने और कोड बोलने की पहले वाली कार्रवाई ना करनी पड़ी। इसलिए उसने उसका बटन प्रेस किया तो सब्ज़ रंग का छोटा सा बल्ब जलने लगा। यस, सेक्शन हेडक्वार्टर। एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। स्टोन बोल रहा हूँ चीफ टाबो से, स्टोन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है, दूसरी तरफ से पूछा गया। तो स्टोन ने लारेंस से मुलाकात से लेकर इमरान से होने वाली मुलाकात तक की तफसील बता दी और साथ ही इमरान की आफत भी दोहरा दी। इंतज़ार करो, इस सिलसिले में फ़ैसला खुद मेन हेडक्वार्टर ही कर सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही सिगरेट केस पर जलता हुआ बल्ब बुझ गया। तो स्टोन और कैरन दोनों ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। मुझे महसूस हो रहा है कि सेक्शन हेडक्वार्टर इमरान की ऑफ़र को कबूल कर लेगा, चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कैरन ने कहा। फैसला अब मेन हेडक्वार्टर ने करना है, सेक्शन हेडक्वार्टर ने नहीं करना, स्टोन ने जवाब दिया। फिर तकरीबन 20 घंटे बाद सिगरेट केस से सीटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो स्टोन ने तेज़ी से उसे उठाकर उसका मखसूस बटन प्रेस कर दिया। स्टोन, अटेंडिंग यू चीफ, स्टोन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। इमरान से रब्ता करो और उसे बता दो कि हेडक्वार्टर ने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली है और असल फार्मूला और उसके साइंसदान का तैयार करदा आला दोनों ने वापस किए जा रहे हैं और ये दोनों पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत हार्जा सर सुल्तान के पास पहुंच जाएंगे। वो उन्हें कंफर्म कर ले। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है चीफ, इसका मतलब है कि अब उनके खिलाफ हमारा मिशन कैंसिल कर दिया गया है, स्टोन ने कहा। हाँ, हेडक्वार्टर के इस फैसले के बाद इस मिशन की ज़रूरत नहीं रही, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो स्टोन ने तवील सांस लेते हुए सिगरेट केस का बटन ऑफ कर दिया। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, कैरन ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी इमरान और उसके साथियों की ज़िंदगी बाकी थी, इसलिए ऐसा हुआ, स्टोन ने उठते हुए कहा। तो कैरन स्टोन की इस बात पर बेएहतियात मुस्कुरा दी। स्टोन ने कमरे में मौजूद अलमारी खोली और उसमें से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल कर उसने मेज़ पर रखा। फिर उस पर इमरान की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी जो उसने लारेंस से हासिल की थी। हेलो हेलो स्टोन, कॉलिंग ओवर, स्टोन ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस अली इमरान, MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मेन हेडक्वार्टर ने तुम्हारी ऑफ़र कबूल कर ली है। असल फार्मूला और वो आला जो तुम्हारे साइंसदान ने तैयार किया था वो तुम्हारे मुल्क के सेक्रेटरी वजारत हार्जा सर सुल्तान को पहुँचाया दिया जाएगा, ओवर, स्टोन ने कहा। तुम्हारे हेडक्वार्टर ने वाकई दानिशमंदाना फ़ैसला किया है, ओवर, इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इसके फैसले से तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की ज़िंदगियाँ बच गई हैं, इस बात को बहरहाल याद रखना, ओवर एंड ऑल, स्टोन ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब हमने यहाँ टाबू में रहकर क्या करना है, वापस चलें, कैरन ने उठते हुए कहा। हाँ जाहिर है अब तो वापसी होगी ही, स्टोन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। कैरन के चेहरे पर हल्की सी मायूसी के तासुरात नुमाया थे। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे मेन हेडक्वार्टर के इस फैसले से मायूसी हुई है, लेकिन जाहिर है वो कुछ भी कह ना सकती थी, इसलिए खामोश रही। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो आदत के मुताबिक एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, अब मैं सीक्रेट सर्विस का लीडर नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें एहतरामन उठने की ज़रूरत नहीं, अब यह एहतराम मिस जूलिया को दिया करना। सलाम दुआ के बाद इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप दोबारा अपनी सीट पर बहाल हो चुके हैं, ब्लैक ज़ीरो ने बैठते हुए कहा। तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या मतलब, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मतलब तो आप समझ ही गए हैं, जूलिया ने मिशन की तहरीरी रिपोर्ट और तमाम मेंबरान के दस्तखतों के साथ एक बाकायदा दरखास्त भी भिजवाई है कि उन्हें इस छोटे से मिशन में तजुर्बा हो गया कि इमरान का इंतखाब बतौर लीडर ही दुरुस्त है, इसलिए पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सब ने फैसला किया कि ये दरखास्त भेजी जाए कि इमरान को दोबारा लीडर की सीट पर बहाल कर दिया जाए। और आपके आने से थोड़ी देर पहले जूलिया का फ़ोन भी आया, वो इस दरखास्त का रिज़ल्ट मालूम करना चाहती थी, चनाचे मैंने इसे बता दिया कि उनकी दरखास्त मंजूर कर ली गई है, इसलिए अब आप दोबारा लीडर बन चुके हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे,
हाँ, वहाँ इतनी आसानी से दरखास्त मंजूर कर ली तुमने, कुछ शराइत भी मैंने मनवानी थी। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि आपकी शराइत क्या हो सकती हैं, यही कि तनवीर रकाबत छोड़ दे, सफदर खुतबा निकाह याद कर ले, कैप्टन शकील आपकी सोच का दुरुस्त तज्जिया ना करे और आपसे मिशन की तफसील ना पूछी जाए वगैरह वगैरह। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, आज एहसास हुआ कि ये दानिश मंजिल है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात हंस पड़ा। आपको यहाँ आए 2 रोज़ हो गए, आप कहाँ गायब थे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नया केस बनाने के चक्कर में हवार होता फिर रहा था, अब जाकर बना है तो मैंने सोचा कि हाजिरी लगवा लूँ। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात चौंक पड़ा। दुनिया की नया केस क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम चाय ले आओ, फिर तफसील से बात होगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो उठा और तेज़ी से कदम उठाता किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दी। इंक्वायरी प्लीज़। ज़ाब्ता कायम होते ही ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। स्वीडन और ग्रेटलैंड के दरमियान एक बहुत मशहूर जजीरा है शीटलैंड, वहाँ का राब्ता नंबर चाहिए। इमरान ने कहा। होल्ड करें, मैं कंप्यूटर से मालूम करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और कैडल दबाकर उसने टोन आने पर ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर दोबारा डायल करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़। एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। होटल ग्रैंड का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने कैडल दबाया, फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर मुसलसल नंबर डायल करने शुरू कर दिए। होटल ग्रैंड राब्ता कायम होते एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। कीमिया से माइकल बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर राल्फ से बात कराइए। इमरान ने यकीनन लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, राल्फ बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजे में हल्की सी करख्तगी मौजूद थी। मिस्टर राल्फ, क्या आपका फ़ोन महफूज है? इमरान ने कहा। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। मेरा नाम माइकल है, मैं नाराग से बोल रहा हूँ। मुझे आपकी टिप नाराग के मिस्टर बर्टन 5 स्टार ने दी है। इमरान ने कहा। अरे अच्छा, 1 मिनट। दूसरी तरफ से चौंक कर और कदरे घबराए हुए लहजे में कहा गया तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ब्लैक ज़ीरो इस दौरान चाय की 2 प्यालियाँ लाकर एक इमरान के सामने रखकर और दूसरी अपने सामने रखकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ चुका था। हेलो मिस्टर माइकल, आप फ़ोन महफूज है, फरमाइए। इस बार राल्फ का लहजा मोदबाना था। मिस्टर राल्फ, मुझे एक रिहाइशगाह, दो कारें और मखसूस साख्त का असलहा शीटलैंड में चाहिए। आपको आपका मुँह मांगा मुआवजा नकद दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने राजदारी कायम रखनी है। मिस्टर बर्टन ने मुझे यकीन दिलाया कि आप दुरुस्त आदमी हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, वरना तो शीटलैंड में ऐसे बेशुमार ग्रुप हैं जो ये काम कर सकते हैं। इमरान ने कहा। अरे जनाब, आप कतन बेफिक्र रहें। पहली बात तो ये कि मैं अपने बिज़नेस में इंतहाई सख्ती से राजदारी का कायल हूँ। दूसरी बात ये कि जनाब बटन का हवाला सामने आ जाने के बाद तो आप हर लिहाज से कतन बेफिक्र रहें। आपको कब चाहिए ये सब कुछ? राल्फ ने कहा। तो मुझे रिहाइशगाह का पता और नंबर बता दो और 2 नई कारें और फ़िलहाल आम साख्त का असलहा वहाँ पहुँचा दो। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, फिर मुआवजा वहाँ मौजूद तुम्हारे आदमी के ज़रिए तुम्हें पहुँच जाएगा। इमरान ने कहा। ठीक है, लार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 8 ए ब्लॉक, वहाँ मेरा खास आदमी बादल मौजूद होगा। आप सिर्फ उसे अपना नाम बता दें, वो इंतहाई एतमाद वाला आदमी है, इसलिए आप कतई बेफिक्र रहें। हर तरह से राजदारी कायम रहेगी। राल्फ ने कहा। ओके ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी ला देता हूँ। ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए कहा। नहीं, रहने दो। जिस इलाके में अब हम जा रहे हैं, मेरा मतलब है शीटलैंड, वहाँ नुक्ता अंजमाद ही नुक्ता खुलाओ नुक्ता होता है, इसलिए अभी से आदत पड़नी चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चाय की प्याली उठाकर चिस्कियाँ लेना शुरू कर दी। शीटलैंड में क्या हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ होगा भी सही तो हमारे वहाँ पहुँचने के बाद होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कोई नया केस शुरू हो गया है? लेकिन शीटलैंड तो इंतहाई दूर दराज इलाका है, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये वही ब्लैक थंडर वाले मिशन का सिलसिला है। इमरान ने आखिरी घूंट लेकर प्याली वापस मेज़ पर रखते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात चौंक पड़ा। ब्लैक थंडर वाला मिशन, लेकिन वो तो ख़त्म हो गया है। उन्होंने फार्मूला और आला वापस कर दिया और ऑफ़र भी आपने खुद ही की थी। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने तो कोशिश की थी कि मामला ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल था कि ब्लैक थंडर के पास इस फार्मूले की मौजूदगी से पाकिस्तान के मफादात को ज़िक्र नहीं पहुँचेगी, लेकिन इस बार मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं आपकी बात, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। उन्होंने फार्मूला तो हमें वापस भिजवा दिया, लेकिन ये फार्मूला उस लिबार्टी में तैयार होने के बाद इसराइल को भी पहुंचा दिया जाएगा और इस फार्मूले के तहत किसी भी मुल्क का एटमी दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर जामिद किया जा सकता है। इसलिए अगर ये फार्मूला इसराइल तक पहुंच गया तो नतीजा तुम समझ सकते हो कि क्या निकलेगा। इसराइल ने फौरी तौर पर हमारा एटमी दिफाई निज़ाम जामिद करके पाकिस्तान को तबाह करके रख देना है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। और ये कैसे हो सकता है?
ब्लैक थंडर का इसराइल से क्या ताल्लुक हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा, हाँ बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेक्शन हेडक्वार्टर जिसका नाम सी मोर सामने आया है उसका चीफ यकीनन कोई कट्टर यहूदी है, और यहूदी काज की खातिर उसने ये फैसला किया कि इस फार्मूले पर बनाया जाने वाला आला इसराइली हुकूमत को पहुंचा दिया जाए। इमरान ने कहा, लेकिन आपको कैसे मालूम हो गया? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ चबाते हुए कहा, जब कुदरत मदद करने पर आ जाए तो फिर ऐसे इत्तफाकात हो ही जाते हैं जिनके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता। बहरहाल हुआ यह है कि इसराइल के प्रेसिडेंट और इसराइली साइंसदान जिसका नाम डेमरल है के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आया और साथ ही सिजाद के बारे में तफसील भी थी। चूँकि इस गुफ्तगू में पाकिस्तान और साइंसी फार्मूले का जिक्र था, इसलिए इसराइल में काम करने वाले एक मारूफ फ़लस्तीनी ग्रुप रेड गार्ड ने उस गुफ्तगू की टेप हासिल की। फिर ये टेप उन्होंने खुफिया तौर पर पाकिस्तानी हकाम को भिजवा दी और फिर ये टेप सर सुल्तान तक पहुंच गई। चूँकि मसला साइंसी फार्मूले का था, इसलिए सर सुल्तान ने ये टेप सरदावर को भिजवा दी। डॉक्टर शफीक जिसने इस फार्मूले पर काम किया और जिसे ब्लैक थंडर के एजेंट उसे ले उड़े, सरदावर के तहत काम करता था, इसलिए सरदावर को इस फार्मूले के बारे में इल्म था। उधर सर सुल्तान ने ब्लैक थंडर से भेजा जाने वाला फार्मूला सरदावर को भिजवा दिया, क्योंकि मैंने फ़ोन पर उन्हें इसकी हिदायत कर दी थी कि सरदावर उसे चेक कर सकेंगे फार्मूला दुरुस्त भेजा गया या नहीं। इस तरह ये बात सामने आ गई। सरदावर ने सर सुल्तान से बात की तो सर सुल्तान ने मुझे फ़्लैट पर फ़ोन किया और इस वक्त एयरपोर्ट से मैं अपने फ़्लैट पर पहुंचा था। सर सुल्तान ने मुझे तफसील बताई तो मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया और फिर मैं फ़ौरी तौर पर सरदावर के पास लेबार्ट्री चला गया। वहाँ मैंने ये टेप सुनी। उसके बाद मैंने वहाँ लेबार्ट्री से ही इस फ़लस्तीनी ग्रुप के सरगर्दा लीडर से फ़ोन पर बात की तो ये बात कन्फर्म हो गई कि ये गुफ्तगू दुरुस्त है। वाकई उन्होंने भेजी है, उन्हें तफसील का इल्म तो ना था, उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम सुना और साइंसी फार्मूले की वजह से ये गुफ्तगू टेप की और अज़राह दोस्ती ये टेप पाकिस्तान को भिजवा दी। उस टेप से ये बात सामने आ गई कि ब्लैक थंडर की सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर से उस साइंसदान डेमरल का रब्ता है, क्योंकि सीमोर हेडक्वार्टर सेक्शन हेडक्वार्टर में यहूदियों की अक्सरियत है और सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर ने उस साइंसदान को इस फार्मूले के बारे में बताया और उसे कहा कि अगर हुकूमत इसराइल इस फार्मूले में दिलचस्पी ले तो वो इस फार्मूले की कापी इसराइल भिजवा देंगे और अगर वो तैयारशुदा आले में दिलचस्पी ले तो वो आला भी इसराइल को भिजवा देंगे। फिर इस साइंसदान डेमरल ने इसराइली सदर से इसलिए बात की कि उस साइंसदान डेमरल का इसरार था कि वो फार्मूला हासिल कर लिया जाए और इसराइल में ये आला तैयार किया जाए। लेकिन इसराइली सदर ने जब ये सुना कि ये फार्मूला पाकिस्तान के लिए हासिल किया गया है तो उन्होंने फार्मूला लेने की बजाय तैयारशुदा आला लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइल पहुंचकर वो लेबार्ट्री ही तबाह ना कर दे जिसमें उस फार्मूले पर काम हो रहा होगा, जबकि तैयारशुदा आला वो फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि बहरहाल यहूदी इंतहाई कंजूस मशहूर हैं और इस फार्मूले पर काम करने पर बेपनाह एहराजात आते हैं, इसलिए उन्होंने आला हासिल करने को तरजीह दी होगी। बहरहाल ये तय हो गया कि 2 माह बाद जब ये आला तैयार हो जाएगा तो वो डेमरल तक पहुंच जाएगा। फिर डेमरल उसे हुकूमत के हवाले कर देगा और ये फार्मूला चूँकि एटमी दिफा को मुकम्मल तौर पर जामिद कर देता है, इसलिए उसे हासिल करते ही वो उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान का एटमी दिफा जामिद करके पाकिस्तान को ही तबाह कर देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इसराइल ये आला काफिरिस्तान को दे दे तो फिर ये काम काफिरिस्तान भी कर सकता है। इमरान ने पूरी तफसील से बताते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। ओह, तो ये बात है, वाकई ये तो कुदरत की तरफ से हमारी मदद की गई है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ये वाकई अल्लाह ताला का करम है कि उस फ़लस्तीनी ग्रुप ने ये टेप हासिल करके हमें भिजवा दी, वरना इन्हें आम हालात में तो ऐसा करने की ज़रूरत ना थी। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन शीटलैंड का जिक्र दरमियान में कहाँ से आ गया? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये काम टाइगर ने सर अंजाम दिया। उसने सर सुल्तान के माली से इस डिब्बे को ले आने वाले के बारे में मालूमात हासिल की तो उस माली ने उसे उस आदमी के हुलिये के साथ साथ उसके लिबास की तफसील भी बताई। उस लिबास की तफसील से टाइगर समझ गया कि इस आदमी का ताल्लुक स्टार होटल से है, क्योंकि स्टार होटल से मुतालिक अफराद अपने लिबास पर स्टार का मोनोग्राम लाजमन इस्तेमाल करते हैं। ये उनके यूनिफॉर्म का हिस्सा है। चनाचे टाइगर स्टार होटल पहुंचा तो वहाँ हुलिये की वजह से उसे बताया गया कि ये आदमी होटल का ड्राइवर है, उसका नाम डर्बी है। टाइगर ने उस डर्बी को ट्रेस कर लिया। फिर उस डर्बी ने इकरार कर लिया कि उसने ये डिब्बा सर सुल्तान की कोठी के मालिक को दिया। उसने बताया कि वो होटल की तरफ से एयरपोर्ट से क्रीमिया से आने वाले पैसेंजर को लेने गया तो उस पैसेंजर ने उसे भारी रकम देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो ये डिब्बा सर सुल्तान की कोठी में किसी भी मुलाजिम को देकर सिर्फ ये पैगाम दे दे कि ये डिब्बा सेक्रेटरी साहब तक पहुँचा दिया जाए। उस आदमी ने उसे बताया कि इस डिब्बे में माइक्रोफिल्म है जो वो पाकिस्तान की हमदर्दी में सेक्रेटरी साहब तक इस तरह पहुँचाना चाहता है कि वो सामने ना आए, वरना वो इस हमदर्दी के नतीजे में हलाक भी हो सकता है। चूँकि ड्राइवर को भारी रकम दे दी गई, इसलिए ड्राइवर ने कोठी के बाहर कार रोकी, फिर अंदर दाखिल हो गया। फाटक के पास ही से माली नज़र आ गया। उसने डिब्बा माली को दिया। फिर इससे पहले कि माली कुछ कहता, वो उसे ये कहकर डिब्बा सेक्रेटरी साहब तक पहुंचा दिया जाए बाहर आ गया।
कार लेकर होटल चला गया। माली ने ये भी टाइगर को बताया कि उस आदमी के पीछे भागकर फाटक से बाहर गया तो उसने उसे एक कार में बैठकर जाते हुए देखा जिसकी पिछली नशिस्त पर कोई गैर मुल्की मौजूद था, जिससे उसे खतरा पैदा हुआ कि इसमें बम मौजूद ना हो, और उसने डिब्बा वहीं लान में रखा। फिर सर सुल्तान को इतला दी, जिन्होंने बम डिस्पोजेबल अमले को कॉल कर लिया। जब उन्होंने चेक कर लिया कि डिब्बे में बम नहीं तो फिर ये डिब्बा सर सुल्तान ने वसूल कर लिया। टाइगर ने उस पैसेंजर के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो रात होटल में रहकर दूसरे रोज़ सुबह की फ़्लाइट से वापस से क्रीमिया चला गया है, जिस पर उसने मुझे इतला दी तो मैंने सर सुल्तान की मदद से एयरपोर्ट से उस आदमी का रिकॉर्ड हासिल किया। फिर नाराक एयरपोर्ट से उस आदमी के बारे में मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि ये ट्रांजिट मुसाफिर था और शीटलैंड से पाकिस्तान जा रहा था। एक्रीमिया से उसने फ़्लाइट तब्दील की और उसकी वापसी भी इस तरह हुई, वो यहाँ से एक्रीमिया गया। एक्रीमिया के एयरपोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक वो आइंदा फ़्लाइट से शीटलैंड चला गया। इस तरह ये बात सामने आ गई कि ये डिब्बा शीटलैंड से पाकिस्तान भेजा गया है। इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, फिर तो वाकई ये बात हतमी है कि ये सेक्शन हेडक्वार्टर शीटलैंड में ही है, लेकिन सी मोर कैसा नाम है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। मुझे भी इस नाम से कंफ्यूज किया था क्योंकि सी का लफ्ज़ बता रहा था कि इस सेक्शन का ताल्लुक समंदर से हो सकता है, क्योंकि इसके सिलसिले में पहले टावर सेक्शन सामने आया था। चनाचे मैंने फ़ोन पर ट्रूमैन से बात की तो ट्रूमैन ने मुझे बताया कि सी का हर सेंट्रल के कोड में इस्तेमाल होता है और जो सेक्शन हेडक्वार्टर चंद सब सेक्शन हेडक्वार्टर्स को कंट्रोल करता है उसे सी सेक्शन हेडक्वार्टर कहा जाता है और मोर का लफ्ज़ ट्रूमैन के बकौल कोई मखसूस कोड होगा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, तो आपने बाला ही बाला सब कुछ मालूम कर लिया और मुझे इतला तक ना दी? ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। तुम्हें इतला दे देता तो फिर केस कौन बनाता, चेक किसे मिलता? इसलिए तो कह रहा हूँ कि चेक हासिल करने के लिए केस बनाना पड़ता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी बेएहतियात हंस पड़ा। तो अब आप शीटलैंड जाएंगे ताकि उस लिबार्टी को तबाह किया जा सके? ये भी तो हो सकता है कि लिबार्टी शीटलैंड में ना हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, लिबार्टी के साथ साथ उस सेक्शन हेडक्वार्टर की तबाही भी ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूला और आला वहाँ से इसराइल भेजा जाएगा और शीटलैंड से बहरहाल आगे बढ़ा जा सकता है। इमरान ने जवाब दिया, आपके जहन में लाजमन सेक्शन हेडक्वार्टर को तलाश करने या लिबार्टी को तलाश करने का कोई ना कोई प्लान तो होगा, क्योंकि ब्लैक थंडर इन मामलात को इंतहाई खुफिया रखती है, वरना तो सुपर पावर्स इसके खिलाफ काम कर सकती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में कंट्रोल करना है और सबसे पहले तो उनका निशाना सुपर पावर्स ही बनेगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, वरना तो शायद हम सारी उम्र शीटलैंड में सर पटकते रहें तो ना सेक्शन हेडक्वार्टर को ट्रेस कर सकेंगे ना ही उस लिबार्टी को। इमरान ने जवाब दिया, क्या प्लान है? ब्लैक ज़ीरो ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा, तुम मेरी जगह होती तो क्या करते, पहले तुम बताओ। इमरान ने कहा, मेरे पास आप जैसा जहन होता तो मैं यहाँ दानिश मंजिल में क्यों बैठा होता, आपकी तरह सीक्रेट सर्विस का लीडर ना होता। ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान उसकी बात पर बेएहतियात हंस पड़ा। बड़ा आसान सा नुस्खा है कि आप बैल मुझे मार वाला फार्मूला इस्तेमाल करो और जब बैल मारने के लिए आए तो उसके सींग पकड़कर उसकी पुश्त पर बैठ जाओ। इमरान ने कहा, ओह, तो आप वहाँ जाकर अपने बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन किस तरह? हो सकता है वहाँ कोई ब्लैक थंडर का नाम तक ना जानता हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, स्टोन और कैरन का राब्ता बहरहाल सेक्शन हेडक्वार्टर से है। मैं उस स्टोन को कॉल करके उसे बताऊंगा कि ये सेक्शन हेडक्वार्टर ने इसराइल को फार्मूला या आला देने की बात करके अपनी किस्मत पर खुद ही मोहर लगा ली है और अब मैं उसके खिलाफ काम करने शीटलैंड पहुंच चुका हूं। जाहिर है ये पैगाम सेक्शन हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगा और फिर मुझे मारने के लिए बैल खुद ही मेरी तरफ बढ़ेंगे और काम शुरू हो जाएगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, यस स्टीव। दूसरी तरफ से जूलिया का लहजा बेहद मोदबाना हो गया तो इमरान ने महसूस लहजे में कहा, यस स्टीव। दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा, ब्लैक थंडर के खिलाफ मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए मैंने फैसला किया कि ब्लैक थंडर के उस सेक्शन हेडक्वार्टर को और उस लिबार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। तुम्हारी दरखास्त के मुताबिक इमरान को इस मिशन का लीडर बनाया गया है, वो आप तुमसे खुद रब्ता करेगा। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा जूलिया और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझ पर मेहरबानी की है कि मुझे लीडर बना दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात हंस पड़ा। वो समझ गया था कि अब इमरान उन्हें दिल भरकर सताएगा। शीटलैंड के एक रहायशी प्लाजा की लग्जरी फ्लैट में आराम कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी लेकिन इंतहाई वर्जिशी जिस्म का नौजवान तकरीबन नीम दराज था। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था। उसकी नज़रें सामने मौजूद टीवी की स्क्रीन पर जमी हुई थी जिस पर कोई रोमांटिक फिल्म दिखाई जा रही थी। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वो उसे वक्फे से मुंह से लगाकर शराब के लंबे लंबे घूंट भी लेता था। उसके साथ उसकी नज़रें दीवार पर लगे हुए क्लॉक पर पड़ जाती कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। बड़ी देर लगा दी तुमने डैनी, वहाँ फंक्शन शुरू भी हो चुका होगा और तुम अभी तैयार हो रही हो। नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ, रोज़ ही फंक्शन होते रहते हैं, अब तुम्हारा ख्याल क्या है कि मैं वैसे ही मुंह उठाकर वहाँ चली जाऊँ? लड़की ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अच्छा मुंह ठीक करो, जल्दी करो।
नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब का एक लंबा घूंट लेकर उसने बोतल मेज़ पर रखी और उठकर खड़ा हुआ ही था कि मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। अब किसका फ़ोन आ गया? नौजवान ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। यस, कार्टन बोल रहा हूँ। नौजवान ने रिसीवर उठाकर इस तरह झल्लाए हुए लहजे में कहा। स्पेशल फ़ोन अटेंड करो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी तो नौजवान बेएहतियात उछल पड़ा। उसने जल्दी से रिसीवर रखा, फिर जैसे उड़ता हुआ वो एक स्पार्ट दीवार की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? डैनी ने जो दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी हैरत भरे लहजे में कहा। स्पेशल फ़ोन? नौजवान ने दीवार पर अपने दाएं हथेली रखते हुए कहा तो लड़की बेएहतियात चौंक पड़ी। नौजवान ने जैसे ही दीवार पर अपनी दाएं हथेली रखकर उसे दबाया तो सुरर की आवाज़ के साथ ही कुछ फासले पर दीवार दरमियान से खुलकर साइडों में हो गई तो अंदर एक खसूसी साथ का सेफ नजर आने लगा। नौजवान ने इंतहाई तेज़ी से उसके नंबर डायल किए, फिर सेफ खोलकर अंदर रखे हुए एक सुरख रंग के कार्डलेस फ़ोन को उठाया और उसको ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सुपर X3 कॉलिंग ओवर, नौजवान ने तेज़ लहजे में कहा। चीफ फ्रॉम दी सेंड, स्टीव, नौजवान ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। अपने ऑफिस पहुंचो, वहाँ मिशन फाइल पहुंच चुकी है, उसे पढ़ो और फिर बात करो। दूसरी तरफ से इसी तरह मशीनी लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो नौजवान कार्टन ने एक तवील सांस लेकर फ़ोन ऑफ किया, फिर उसे वापस सेफ में रखकर उसने सेफ बंद किया और फिर हथेली को दीवार पर रखकर दबाया तो सुरर की आवाज़ के साथ ही दीवार बराबर हो गई। अब फंक्शन तुम अकेले अटेंड करो, मैंने ऑफिस जाना है, वहाँ किसी नए मिशन की फ़ाइल पहुँच चुकी है। नौजवान ने मुड़कर डैनी से कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, डैनी ने कहा। ठीक है, आओ, कार्टन ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार उसे हाईशी प्लाजा से निकलकर सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। बड़े तवील अरसे बाद कोई मिशन सामने आया है, डैनी ने कहा। हाँ, और ये मिशन होगा भी बेहद अहम, कार्टन ने जो कार चला रहा था सर हिलाते हुए कहा। हेडक्वार्टर की तरफ से दिया गया हर मिशन ही अहम होता है, डैनी ने मुंह बनाते हुए कहा। आम मिशन आम फ़ोन पर बता दिए जाते हैं जबकि इस मिशन के लिए स्पेशल फ़ोन इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि ये ऐसा मिशन है जिसमें मेन हेडक्वार्टर भी दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि स्पेशल फ़ोन की मॉनिटरिंग वहाँ भी होती है, कार्टन ने कहा तो डैनी ने इस बात में सर हिला दिया। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई, फिर थोड़ी देर बाद कार एक मुतवस्सित दर्जे की कोठी के बंद फाटक के सामने जाकर रुक गई। कार्टन ने 3 बार महसूस अंदाज में हारन बजाया तो फाटक खुल गया और कार्टन कार अंदर ले गया। कार्टन पोर्च में रोकर वो दोनों नीचे उतरे। उसी लम्हे बरामदे में मौजूद दो नौजवान तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने मोदबाना अंदाज में सलाम किया। कोई खास बात? कार्टन ने कहा। नो सर, ऑल इज़ ओके, एक नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो कार्टन ने इस बात में सर हिला दिया, फिर कदम बढ़ाते हुए वो इमारत में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद वो एक ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में दाखिल हुए। कार्टन ने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया, फिर आगे बढ़कर वो ऑफिस टेबल के पीछे मौजूद रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया जबकि डैनी मेज़ की साइड में मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। कार्टन ने मेज़ की सबसे निचली दराज खोली, उसमें मौजूद सुरख रंग की फ़ाइल उठाकर उसने मेज़ पर रखी। डैनी बड़े इश्तियाक भरे अंदाज में फ़ाइल को देख रही थी। कार्टन ने जैसे ही फ़ाइल खोली वो बेएहतियात चौंक पड़ा। पाकीशा सीक्रेट सर्विस, अली इमरान। ओह, कार्टन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। डैनी में बेएहतियात उछल पड़ी। कार्टन ने होंठ बींच लिया और तेज़ी से फ़ाइल में मौजूद सफ़ात को पढ़ना शुरू कर दिया। 4 सफ़ात थे, इसने चारों सफ़ात पढ़कर फ़ाइल उठाई और डैनी की तरफ बढ़ा दी। डैनी ने पहला सफ़ा पढ़ना शुरू किया, फिर इस वक्त तक कमरे में खामोशी रही जब तक डैनी ने पूरी फ़ाइल ना पढ़ ली। हैरत अंगेज़, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सीमोर के खिलाफ एक्शन में आ रही है और पहुंच भी शीटलैंड रही है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? डैनी ने कहा तो कार्टन ने मेज़ के ऊपर वाली दराज खोली, उसमें से रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालकर उसने उसका एक बटन प्रेस किया तो एक कोने में ट्राली पर मौजूद टीवी ऑन हो गया। कार्टन ने एक बटन प्रेस किया, फिर रिमोट कंट्रोल को मेज़ पर रख दिया। स्क्रीन पर झमाके से हुए और फिर स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आने लग गया। उसके सामने एक बड़ी सी मेज़ थी। ये किसी ऑफिस नुमा कमरे का मंजर था। तुमने फ़ाइल पढ़ ली कार्टन? टीवी से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, डैनी ने भी उसे पढ़ लिया। कार्टन ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया क्योंकि उसे मालूम था कि जिस तरह स्क्रीन पर चीफ नज़र आ रहा है उसी तरह चीफ के कमरे में मौजूद टीवी पर वो दोनों भी नज़र आ रहे होंगे। तुम ब्लैक एजेंसी के टॉप सुपर एजेंट रहे हो कार्टन, इसलिए तुम यकीनन इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते होगे, चीफ ने कहा। यस चीफ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि उससे कभी टकराव का मौका मिल जाए तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कार्टन ने कहा। डैनी, तुम भी उन्हें जानती हो? चीफ ने इस बार डैनी से सवाल करते हुए कहा। यस चीफ, बल्कि एक बार तो मैं उस बैनुल-अक़वामी टीम में भी एक्रीमा की तरफ से शामिल रही हूँ जिसमें पाकिस्तान की तरफ से इमरान भी शामिल हुआ और मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। ये अपने आप का अहमक पोज करता है लेकिन हासा ज़हीन और फाल आदमी है। और चीफ, उसने मिशन के दौरान मुझ में इंतहाई दिलचस्पी ली। यूँ लगता था जैसे वो मुझ पर मर मिटा है, लेकिन मिशन के बाद उस तरह खामोशी से वापस चला गया जैसे वो मुझसे वाकिफ़ ही ना हो। मुझे इस वक्त उस पर बेहद गुस्सा आया और मैंने फ़ैसला किया कि जब भी मौका मिला मैं उससे अपनी तौहीन का इंतकाम लूँगी। लेकिन उसके बाद कार्टन ने और मैंने ब्लैक एजेंसी के चीफ हेनरी की वजह से एजेंसी छोड़ दी, इसलिए फिर उससे आज तक रब्ता ही ना हो सका। डैनी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुमने फ़ाइल में पढ़ लिया कि हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान से खास फार्मूला हासिल किया?
ये मिशन सुनाकी के सुपर एजेंटों ने मुकम्मल किया, लेकिन इमरान और उस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उस फार्मूले के पीछे वहां पहुंच गए जिस पर मैंने सुनाकी के सुपर एजेंटों स्टोन और कैरन को उनके हाथ में का मिशन दे दिया। लेकिन उस इमरान ने स्टोन के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि वो ब्लैक थंडर से नहीं टकराना चाहता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि फार्मूले की कापी उसे दे दी जाए और बेशक फार्मूला ब्लैक थंडर रख ले, क्योंकि उसके मुताबिक पाकिस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लैक थंडर के पास ये फार्मूला है या नहीं। जिस पर मैंने मेन हेडक्वार्टर से रब्ता किया तो उन्होंने फार्मूले की कापी से देने का हुक्म दे दिया। चनाचे इस फार्मूले की कापी इस तरह पाकिस्तान पहुंचा दी गई कि किसी को ये इल्म ना हो सका कि ये कापी कहाँ से भिजवाई गई है। तो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वापस पाकिस्तान चली गई। चीफ ने मुसलसल बोलते हुए बताया, यस चीफ, फाइल मैंने ये सारी तफसील मौजूद है, कार्टर ने जवाब दिया। अब अचानक स्टोन ने रब्ता किया और उसने कहा कि इमरान ने इससे पाकिस्तान से रब्ता करके कहा कि चूँकि हेडक्वार्टर ने उस फार्मूले को इसराइल को देने की बात की है, इसलिए हेडक्वार्टर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने फैसला किया कि सेक्शन हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री को मुआहदे की इस खिलाफ वर्जी की सज़ा दी जाए। और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने यह भी मालूम कर लिया कि सेक्शन हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री शीटलैंड में वाक़ है, इसलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अनकरीब शीटलैंड पहुँच रही है। चीफ ने कहा, चीफ, उनकी मौत आ गई है कि उन्होंने ये फैसला किया। कार्टर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, चूँकि उस इमरान को मेन हेडक्वार्टर ने सेफ लिस्ट में रखा है, इसलिए मैंने मेन हेडक्वार्टर से रब्ता किया है और उन्हें इस बारे में आगाह किया। तो मेन हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान के फौरी हाथमे के अहकाम जारी कर दिए हैं, क्योंकि वो किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये लोग बीटी की किसी लेबॉर्ट्री को तबाह करें और इस तरह बीटी की आलमी मनसूबाबंदी में रुकावट पैदा हो सकती है और मेन हेडक्वार्टर मौजूदा हालात में किसी मामूली सी रुकावट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चनाचे इस इमरान का नाम सेफ लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। चूँकि ये लोग शीटलैंड पहुँच रहे हैं, इसलिए मैंने ये मिशन तुम्हारे हवाले करने का फ़ैसला किया। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन ये भी बता दूं कि मेन हेडक्वार्टर भी साथ साथ तुम्हारी कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहा होगा, इसलिए अपनी पूरी सलाहियतों को बरोकार लाकर उनका खात्मा कर दो। उसे ये भी हो सकता है कि तुम मेन हेडक्वार्टर के साथ अटैच हो जाओ। चीफ ने कहा, यस चीफ, हम उन्हें मक्खियों की तरह मसल कर रख देंगे। कार्टर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, गुड शो, वैसे मेन हेडक्वार्टर चाहता था कि उसके मुकाबिल भी मेन हेडक्वार्टर के एजेंट लाए जाएं, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से तमाम जिम्मेदारी खुद ले ली और मेन हेडक्वार्टर ने भी तुम्हारी वजह से भी अपनी तजवीज़ वापस ले ली है। इसलिए अब ये तुम्हारा काम है कि तुम सेक्शन हेडक्वार्टर और मेन हेडक्वार्टर दोनों के एतमाद पर पूरा उतरो। चीफ ने कहा, यस चीफ, कार्टर ने जवाब दिया। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही स्क्रीन तारीख हो गई तो कार्टर ने एक तवील सांस लेकर मेज़ पर रखे हुए रिमोट कंट्रोल को उठाकर उसे ऑफ किया, फिर उसे मेज़ की दराज खोलकर उसमें रखकर उसने दराज बंद कर दी। फिर उसने फाइल उठाकर उसे भी मेज़ की सबसे निचली दराज में रखकर दराज बंद कर दिया। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि सेक्शन हेडक्वार्टर या लिबॉर्ट्री शीटलैंड में है? डैनी ने कहा, इमरान ऐसी मालूमात हासिल करने का माहिर है, लेकिन अच्छा हुआ कि हमें मालूम हो गया और वो यहाँ आ रहे हैं। इस तरह हमें उनके खिलाफ काम करने का पूरा मौका मिलेगा और मैं इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। कार्टर ने कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डैनी ने कहा, प्रोग्राम क्या होना है? अब से शीटलैंड में दाखिल होने वाले हर ग्रुप की निगरानी होगी, फिर जैसे ही ये लोग सामने आए उन सब पर गोलियों की बारिश हो जाएगी। और क्या प्रोग्राम हो सकता है? कार्टर ने कहा, हो सकता है कि ये लोग किसी गैर मुतल्लका ग्रुप को पहले यहाँ भिजवा दें और जब हम उन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाएं तो वो खामोशी से यहाँ आकर अपना काम कर दें। फिर डैनी ने कहा, गैर मुतल्लका ग्रुप यहाँ आकर क्या करेगा? नहीं, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। कार्टन ने कहा, वो इंतहाई शातिर आदमी है कार्टन, मैंने इसे बहुत करीब से देखा है, इसलिए हमें डबल प्लानिंग करना होगी। डैनी ने कहा, क्या डबल प्लानिंग? खुलकर बात करो। कार्टन ने कहा, तुम इस प्रोग्राम पर अमल करो जिस पर करना चाहते हो, जबकि मैं वैसे ही यहाँ के होटलों, क्लबों और कैफ़ों में घूमती रहूँगी। मुझे वो इमरान अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए लामहला वो मुझे यहाँ देखकर चौंक पड़ेगा और हो सकता है कि वो मुझसे रब्ता करे। ऐसी सूरत में ये बात हतमी तौर पर तय हो जाएगी कि वो इमरान है, फिर उसे और उसके साथियों को यकीनी तौर पर हलाक किया जा सकता है। डैनी ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ, पहले इस बात को कंफर्म किया जाए कि हम असल आदमियों पर हाथ डाल रहे हैं या नहीं। कार्टर ने कहा, हाँ ये बेहद ज़रूरी है। ये देखो, उन्हें अगर कहीं से मालूम भी हुआ होगा तो इतना मालूम हुआ होगा कि सेक्शन हेडक्वार्टर और लिबॉर्ट्री शीटलैंड में है, लेकिन ना ही हमें मालूम है और ना ही यहाँ के किसी आदमी को मालूम हो सकता है कि सेक्शन हेडक्वार्टर कहाँ है, लिबॉर्ट्री कहाँ है। इस लिहाज में वो जहाँ पहुँचते ही सेक्शन हेडक्वार्टर और लिबॉर्ट्री पर रेड नहीं करेंगे, वो यहाँ से पहले मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे चूँकि वो इस हद तक जानता है कि मेरा ताल्लुक ब्लैक एजेंसी से रहा है, लेकिन उसे बहरहाल ये मालूम नहीं कि मैं यहाँ ब्लैक थंडर से मुंसलिक हूँ। अलबत्ता लामहला वो मुझसे रब्ता करके मुझसे ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि क्या मैं बीटी के सेक्शन हेडक्वार्टर या लिबॉर्ट्री के बारे में कुछ जानती हूँ, लेकिन जाहिर है मैं कुछ नहीं जानती। इस तरह हम बहरहाल कन्फर्म हो जाएंगे और फिर हम जिस वक्त भी चाहें और जहाँ भी चाहें अचानक उन्हें घेर कर ख़त्म कर सकते हैं। डैनी ने कहा,
लेकिन हो सकता है कि वो तुमसे रब्ता ही ना करे। बहरहाल वो मेकअप में होगा और फिर उसे भी मालूम है कि सेक्शन हेडक्वार्टर को उनकी शीटलैंड में आमद का इल्म है। कार्टर ने कहा तो डैनी बेएहतियात उछल पड़ी। ओ ये बात है। डैनी ने कहा कौन सी बात? कार्टर ने हैरान होकर पूछा। अब बात समझ में आ गई है। डैनी ने तवील सांस लेते हुए कहा कौन सी बात, कुछ बताओ भी सही, या इसी तरह सस्पेंस पैदा करती रहोगी? कार्टर ने कदरे वसीले लहजे में कहा सुनो, इमरान ने खसूसी तौर पर स्टोन के जरिए सेक्शन हेडक्वार्टर को पैगाम भेजा है कि वो सेक्शन हेडक्वार्टर और लिबर्टी के खिलाफ काम करने के लिए शीटलैंड पहुंच रहा है। हालांकि उसे ये पैगाम देने की ज़रूरत ही ना थी, वो खामोशी से यहाँ से आ जाता और काम शुरू कर देता। अब तुम बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया? डैनी ने कहा वही उसकी अनाओं के बताकर बात किया जाए। कार्टर ने मुंह बनाते हुए कहा तो डैनी बेएहतियात हंस पड़ी। तुम सिर्फ एक्शन जानते हो कार्टन, जहनी जंग तुम्हारे बस का रोग नहीं। इमरान ने जानबूझकर ऐसा किया इसलिए कि वो इस तरह बीटी के एजेंटों को सामने लाना चाहता है और उन एजेंटों की मदद से वो सेक्शन हेडक्वार्टर और लिबर्टी का सुराग लगाना चाहता है और ये उसने चारा डाला है। डैनी ने कहा तुम्हारी बात तो दिल को लगती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि एजेंटों को इस बारे में इल्म हो? कार्टन ने कहा वो बेहद तेज़ आदमी है। बहरहाल एजेंटों का राब्ता तो हेडक्वार्टर से रहता ही है, वो इस राब्ते को ट्रेस कर लेगा, फिर उसके ज़रिए हेडक्वार्टर का मोहल्ले को ट्रेस करने की कोशिश करेगा। काम तो बहरहाल उसने करना ही है। डैनी ने कहा तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? कार्टन ने उलझे हुए लहजे में कहा मुझे यकीन है कि वो खुद बगैर मेकअप के आएगा और अपने साथियों को अलहदा रखेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक दो साथियों को अपने साथ रखेगा। उसके साथ ही उसकी निगरानी करेंगे। जहां मौजूद बीटी के एजेंट उसे पहचान कर उस पर हमला करेंगे तो उसके साथी उन्हें चेक करके उनके ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डैनी ने जवाब देते हुए कहा मैं उन्हें इस बात का मौका नहीं दूंगा कि वो आगे बढ़े। कार्टन ने कहा तुम्हारे सामने तो इमरान और उसके दो साथी होंगे और जैसे ही उन्होंने तुम्हें या तुम्हारे आदमी को चेक कर लिया उसके दूसरे साथी भी तुम्हें चेक कर लेंगे। इस तरह सारी सूरत हाल उलट जाएगी। चनाचे तुम ऐसा करो कि सिर्फ निगरानी कराओ, मैं पहले खुद उनसे मिल लूँ, उसके सारे ग्रुप को सामने लाऊं, फिर तुम उनके खिलाफ एक्शन में आ जाना। इस तरह यकीनी तौर पर उनका हाथमा हो जाएगा। डैनी ने कहा लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कवर कर लिया तो फिर? कार्टन ने कहा अहमक हो गए हो तुम। उन्हें क्या मालूम कि मेरा ताल्लुक बीटी से है। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने ब्लैक एजेंसी छोड़ दी है और यहाँ मुस्तकिल शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि ये मेरा आबाई वतन है और यहाँ मैंने डैनी क्लब खोल रखा है और है भी ऐसे ही। डैनी ने कहा तो कार्टर ने इस बात में सर हिला दिए। शीटलैंड एक बहुत बड़ा जजीरा था, इसकी अपनी हुकूमत और इंतज़ामिया थी। यह आज़ाद जजीरा समझा जाता था। चूँकि ये जजीरा कुदरती तौर पर इंतहाई हसीन जजीरा था इसलिए दुनिया भर के सयाह यहाँ सियाहत के लिए आते जाते रहते। ये जजीरा अपने मखसूस जुआहानों की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर था क्योंकि जहाँ किसी किस्म का कोई टैक्स भी ना था और जीतने वाले भारी रकमें जीतकर बैंकों के जरिए बगैर किसी रुकावट के अपने अपने मुल्कों में भिजवा सकते थे। इन क्लबों में हिफाजत का भी माकूल इंतजाम होता इसलिए जहाँ भारी दाव खेलने के शौकीन हर वक्त मौजूद रहते। इसके अलावा यहाँ जो कि कानूनी तौर पर मादर पदर आज़ादी भी हर आदमी को हासिल थी। हत्ता कि ये भी कहा जाता कि अगर शीटलैंड के किसी हजूम चौक में कोई शख्स बिल्कुल अरिया होकर चलना शुरू कर दे तो उस पर भी कोई एतराज़ ना होगा। जहाँ की पुलिस और हुकूमत सिर्फ ऐसे जुराइम की रोकथाम करती थी जो दूसरों की जान और माल को नुकसान पहुँचा सकते थे, इसलिए यहाँ हर किस्म के हिलाकियात से हर शख्स को आज़ादी हासिल थी। इसके अलावा यहाँ ये भी कानून था कि चार दीवारी के अंदर एक दूसरे की मर्ज़ी से जो जी चाहे करते रहें। जहाँ ऐसे क्लब भी आम थे जहाँ औरतें और मर्द तकरीबन अरिया हालतों में रक्स करते रहते। अखलाकी तौर पर जहाँ इस कदर गिरावट थी कि यूरोप और अक्रीमिया में भी शीटलैंड को डेविल लैंड यानी शैतान की सरजमीन कहा जाता। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई यहाँ अपने तौर पर हिलाकियात की पाबंदी करे तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए यहाँ ऐसी औरतें भी नज़र आती थीं जो सर से पाँव तक मुकम्मल लिबास में मलबूस होती और ऐसी औरतें भी आम थी जिनकी जिस्म पर लिबास भी चीतड़ों की शक्ल में होता। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसी जगह थी कि जहाँ हर शख्स अपने हाल में मस्त रहता। जुराइम जहाँ भी होते लेकिन जहाँ की पुलिस का निज़ाम इस कदर भरपूर और सख्त था कि मुजरिम कम ही बच निकलते। मुजरिमों को चूँकि फौरी तौर पर इंतहाई सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती हैं, इसलिए सिवाय छोटे मोटे जुराइम के और ब्लैक मेलिंग के कोई बड़ा जुर्म ना होता। अलबत्ता क्लबों के अंदर कत्लो गारत होती रहती, लेकिन जहाँ उसकी रोकथाम क्लब की अपनी इंतजामिया करती थी। शीटलैंड का एयरपोर्ट बेहद वसी और जदीद किस्म का था। शीटलैंड में मौसम आमतौर पर इंतहाई सर्द रहता था, लेकिन साल में 2 माह ऐसे भी होते जब मौसमी सर्दी का जोर हादसा कम रह जाता और जिसे यहाँ की ज़ुबान में गर्म मौसम कहा जाता। और इन दिनों यहाँ गर्म मौसम चल रहा था। इमरान अपने साथियों समेत शीटलैंड के एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में पहुंचा तो उनके जिस्मों पर ओवरकोट और सर पर गर्म हैट मौजूद थे। हालांकि यहाँ एयरपोर्ट पर ही काफ़ी तादाद में लोग, जिनमें औरतें भी शामिल थी, और ये सब नीम अरियां लिबास में नज़र आ रहे थे। इमरान के साथ जूलिया, सालिया, सफदर, कैप्टन शील, तनवीर और हावर थे। इमरान वही टीम साथ लाया था जो इससे पहले फार्मूला के हसूल के लिए सुना की गई थी। उन सब ने यकीनन मेकअप किए हुए थे और उनके पास मौजूद कागजात के मुताबिक उनका ताल्लुक अक्रीमिया से ही था। जहाँ खांसी सर्दी है इसके बावजूद ये लोग गरियाँ फिर रहे हैं, जबकि हमें लिबास के अंदर एसवीटी स्पेशल जैकेटों के बावजूद सर्दी लग रही है। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा
ये लोग खासी मौसम एंजॉय कर रहे हैं सफदर। यहाँ 2 माह तक ऐसा ही मौसम रहता है जिसे यहाँ के लोग मौसम गर्म मौसम कहते हैं, और इस मौसम में पूरी दुनिया की सियाह शीटलैंड में दिखाई देते हैं, वरना इंतहाई सर्दी में ये लोग यहाँ कम ही आते हैं। सालिया ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम पहले यहाँ आ चुकी हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं अपने डैडी के साथ 2 बार यहाँ आकर एक माह रह चुकी हूँ, सालिया ने जवाब देते हुए कहा। और फिर तो तुम हमारी गाइड बन सकती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, आप मुझे बताइए कि आपने कहाँ जाना है? सालिया ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। यही बात तो मैं मालूम करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। वो सब अब पब्लिक लाउंज के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। क्या मतलब, क्या मालूम करना चाहते हैं आप? सालिया ने चौंक कर पूछा। मैंने सुना है कि जहाँ ऐसे क्लब हैं जहाँ बूढ़े जाएं तो नौजवान बन जाते हैं, ऐसे किसी क्लब का नाम बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप तो पहले ही जवान हैं फिर, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं तनवीर को वहाँ भेजना चाहता हूँ, बेचारा गुस्सा पी पी कर बूढ़ा होता जा रहा है। जूलिया ने ऐसा हिला के शिकंजा कस रखा है इस पर कि कोई तफरीह ही उसे नहीं सोचती। इमरान ने शीशे का बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हुए कहा, तुम अपनी बात करो, तुम अकली लिहाज से हज़ारों साल बूढ़े हो। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी इस बात पर सालिया के साथ साथ इमरान खुद भी हंस पड़ा। चलो जूलिया को भेज देंगे, ये जब से मशरिक में आई है बुढ़ापा उसने अपने ऊपर तारी कर लिया है। भारी और मुकम्मल लिबास पहनना, हर बात पर चिड़चिड़ापन और हर बात पर रूठना, ये सब बुढ़ापे की निशानियां ही तो हैं। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था। बकवास मत किया करो, मुझे मालूम है कि तुम अंदर से पूरे पाकिशाई हो, हम सबसे बड़े पाकिशाई, जूलिया ने कहा। तो इस फिक्रे पर इमरान समेत सब बेएहतियात हंस पड़े और फिर खुद जूलिया भी हंस पड़ी। वो अब टैक्सी स्टैंड के पास पहुंच चुकी थी। चूंकि उनकी तादाद 7 थी इसलिए वो एक टैक्सी में सवार ना हो सकते थे। लार्सन कॉलोनी, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा। 3 पिछली टैक्सी में आ जाएं, इमरान ने कहा। तो सालिया, जूलिया और कैप्टन शील पिछली टैक्सी की तरफ मुड़ गए। थोड़ी देर बाद दोनों टैक्सियाँ एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी और इमरान और उसके साथी खामोश बैठे सड़कों की रौनक देख रहे थे। लार्सन कॉलोनी काफ़ी हासी जदीद और बड़ी कॉलोनी थी। कहाँ जाना है आपने? ड्राइवर ने पूछा। कोठी नंबर 8 ए ब्लॉक, इमरान ने उगली सीट से कहा। तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक बड़ी सी कोठी के जहाज़ी साइड के फाटक के सामने पहुंचकर रुक गई। उसके पीछे ही दूसरी टैक्सी भी आकर रुक गई। इमरान नीचे उतर आया तो दूसरे साथी भी नीचे उतर आए। सफदर और कैप्टन शील ने टैक्सी ड्राइवर्स को पेमेंट की तो दोनों टैक्सियाँ आगे बढ़ गईं, जबकि इमरान ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। मेरा नाम माइकल है और रास ने कहा कि बाडल मेरा आदमी है, इमरान ने यकीनन लहजे में कहा। ओह यस सर, आइए सर, मैं तो आपका मुंतज़िर था, बाडल ने जल्दी से एक तरफ हटते हुए कहा। तो इमरान अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे उसके साथी भी अंदर आ गए। कोठी खासी बड़ी और जदीद थी। फिर वो बाडल की रहनुमाई में सीटिंग रूम में पहुंच गए। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं कोठी को चेक करके आता हूँ, इमरान ने कहा और बाडल को अपने साथ इशारा करके वो सीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 9 घंटे बाद हुई, लेकिन अब बाडल उसके साथ ना था। मैंने बाडल को मुआवजा देकर वापस भेज दिया क्योंकि यहाँ उसकी मौजूदगी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उस रिहाइशगाह का बंदोबस्त क्या चीफ ने पहले ही कर दिया था? सालिया ने पूछा। हाँ, ये चीफ के काम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? जूलिया ने कहा। ये जजीरा शैतानी जजीरा भी कहलाता है, इसलिए हम यहाँ शैतान को तलाश करेंगे और जब वो मिल जाएगा तो उसे पत्थर मारेंगे और क्या करेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, चीफ को कैसे मालूम हुआ कि ब्लैक थंडर का सेक्शन हेडक्वार्टर शीटलैंड में है? अचानक सफदर ने कहा। चीफ दानिश मंजिल में फारिग तो रहता है, बस फ़ोन सुन लिया और फ़ोन करके हुक्म दे दिया, इसके अलावा उसका और कोई काम ही नहीं। इसलिए उसने वक्त काटने के लिए इल्म नजूम सीख लिया और अब वो जायचा बनाकर मालूम कर लेता है कि कौन कहाँ है। इसलिए लाजमन उसने जायचा बनाकर मालूम कर लिया होगा कि सेक्शन हेडक्वार्टर शीटलैंड में है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर चीफ को उसका एड्रेस भी मालूम होगा, जूलिया ने कहा। हाँ ज़रूर मालूम होगा, लेकिन अब सारे काम उसने ही करने हैं, कुछ तुम भी तो करो, इमरान ने कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। तुम्हारा मतलब है कि अब हमने जहाँ सेक्शन हेडक्वार्टर को तलाश करना है, लेकिन ये सेक्शन हेडक्वार्टर किस टाइप का होगा? क्या कोई ऑफिस होगा या कोई इदारा होगा? जूलिया ने कहा। तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। हेडक्वार्टर किसे कहते हैं? अफसर होते हैं, मातहत होते हैं, सारा दिन फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती हैं, टाइपराइटर खड़कते रहते हैं। अब टाइपराइटरों की बजाय कंप्यूटर्स आ गए हैं तो चलते रहते हैं, चपरासी मशरूबात लेकर आते जाते रहते हैं। सुबह 9 बजे हेडक्वार्टर खुलता होगा, शाम 5 बजे बंद हो जाता होगा, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। वाकई ये बात तो सोचने की है इमरान साहब कि ये सेक्शन हेडक्वार्टर कोई सुपर स्टोर तो नहीं होगा या कोई फौजी छावनी तो नहीं होगी, होगा तो वाकई ऑफिस टाइप ही होगा, सफदर ने कहा। ये किसी कारोबारी इदारे का सेक्शन हेडक्वार्टर नहीं, ब्लैक थंडर जैसी बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम का हेडक्वार्टर है, इसलिए लाजमन अंडरग्राउंड होगा और जहाँ ऐसे हालात नस्ब होंगे कि कोई गैर मुतल्लका आदमी किसी सूरत भी अंदर दाखिल ना हो सकेगा, कैप्टन शील ने कहा। लेकिन वहाँ होगा तो ऑफिस वर्क ही, अब वहाँ मिसाइल बनने से तो रहे, सफदर ने कहा। जो भी होगा लेकिन उसे ट्रेस कैसे किया जाएगा, जूलिया ने कहा। ये तो इमरान साहब ही बताएंगे, वो लीडर हैं, सफदर ने कहा।
सॉरी, मैं ज़बरदस्ती का लीडर नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें शीटलैंड पहुंचा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो यहाँ सिर्फ तफरी करूँगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आप वहाँ पाकिस्तान इसमें इसी लीडर के सिलसिले में हमें पहले ही काफ़ी ख़राब कर चुके हैं, इसलिए प्लीज़ दोबारा ये टॉपिक मत छेड़ें। आप हमें बताइए कि अब हमें करना क्या है। उसके बाद बेशक आप तफरी करें, काम हम कर लेंगे, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अरे वाह, फिर तो मैं सिक्के बंद लीडर बन जाऊंगी, क्योंकि लीडर काम नहीं करते, सिर्फ ऐश करते हैं। काम तो बेचारे कारकुन करते हैं। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि अब मैंने जहाँ सिर्फ तफरी करनी है, तुम में से जो इस तफरी में मेरा साथ देना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। बाकी मिशन तुमने मुकम्मल करना है, मैंने नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा से गिला रहता है कि मैं तमाम काम खुद कर लेता हूँ, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, क्या आप इस मेकअप में तफरी करेंगे या असल चेहरे में? अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शील ने कहा तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। असल चेहरे में क्यों? सुना है कि जहाँ लड़कियाँ एशियाई चेहरों को बेहद पसंद करती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? फिर तो आपका प्रोग्राम बहरहाल ठीक है, इसके अलावा और कोई सूरत भी ना थी। कैप्टन शील ने तवील सांस लेते हुए कहा तो सब एक बार फिर चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या समझा है तुमने? जूलिया ने हैरान होकर कहा। मिस जूलिया, हमारे सामने पहले ब्लैक थंडर के एजेंट आने चाहिए, और इमरान साहब ने पाकिस्तान में हमें बताया कि उन्होंने स्टोन और कैरन के जरिए हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया कि चूंकि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और फार्मूला या आला इसराइल को देने की बात की है, इसलिए अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम करेगी। इस वक्त मुझ समेत सबकी मुत्तफिका राय थी कि इमरान साहब ने ये गलत किया। इस तरह वो पहले से ही होशियार हो जाएंगे और मिशन की तकमील में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन अब आपने खुद देखा कि सेक्शन हेडक्वार्टर चाहे किसी टाइप का हो, उसे यहाँ आम हालात में तलाश करना नामुमकिन होगा। ब्लैक थंडर वैसे ही इंतहाई खुफिया तंजीम है, इसलिए हो सकता है कि जहाँ आने वाले हर आदमी की बाकायदा निगरानी हो रही हो या फिर इंक्वायरी। ऐसी सूरत में अगर इमरान साहब अपने असल चेहरे में घूमे फिरेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में तफरी करेंगे, तो ये एजेंट उन पर हमला करेंगे या फिर उनकी निगरानी करेंगे। इस तरह वो सामने आ जाएंगे, फिर उनके जरिए सेक्शन हेडक्वार्टर ट्रेस किया जाएगा और सेक्शन हेडक्वार्टर से उस लिबार्ट्री का इल्म होगा जहाँ इस फार्मूले पर काम हो रहा है। उसके बाद इस लिबार्ट्री को तबाह करना हमारा मिशन होगा। कैप्टन शील ने तफसील बयान करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब मुझे वाकई तफरी ही करना पड़ेगी, और वो भी बगैर खर्चे के, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आपका फिक्रा बता रहा है कि कैप्टन शील का तर्जिया दुरुस्त है। सफदर ने कहा। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब बगैर खर्चे की तफरी करना पड़ेगी, क्योंकि खर्च वाला खाता तो अनकरीब खत्म हो जाएगा। कैप्टन शील मेरी जगह ले लेगा और मैं फारिग। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। बगैर खर्च की कैसी तफरी होती है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तफरी करने वालों को देख देख कर, इमरान ने जवाब दिया तो कमरा बेएहतियात कहकहों से गूंज उठा। जो बात कैप्टन शील ने कही ये तुम खुद नहीं कह सकते थे? जूलिया ने कहा। कर सकता था, लेकिन जाहिर है फिर मेरी लीडरी किस काम की रह जाती। लीडर हमेशा मुबहम बयान दिया करता है, अखबारात के कालम निगार उसकी बातों का तर्जिया करके असल बात सामने लाते रहते हैं। इस तरह लीडर की जहानत के अवामुन्नास कायल हो जाते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। इमरान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस लिबार्ट्री को पहले ट्रेस कर लें? सालिया ने कहा। कैसे? तुम्हारे जहन में कोई आइडिया है? इमरान ने चौंक कर पूछा। आम सी बात है कि लिबार्ट्री को बाकायदगी से खुराक और साइंसी सामान वगैरह की सप्लाई की जाती होगी, और लिबार्ट्री में काम करने वाले अफराद भी शहर में आते जाते रहते होंगे। ऐसी किसी सप्लाई एजेंसी से हमें मालूमात मिल सकती हैं। सालिया ने कहा। ब्लैक थंडर की ऐसी लिबार्ट्री आम सरकारी लिबार्ट्रियों की तरह नहीं हो सकती, वरना तो क्रीमिया, रूसिया और दीगर सुपर पावर्स के हलाई सियारे इस लिबार्ट्री को चेक कर चुके होते। ये लाजमन इस कदर खुफिया रखी गई होगी कि किसी तरह चेक ना हो सके, और ये भी ज़रूरी नहीं कि लिबार्ट्री जहाँ शीटलैंड में हो वो यूरोप के किसी और मुल्क में भी हो सकती है और क्रीमिया में भी हो सकती है।